Assalamualaikum, this is me Rashid Ali Malik and today my topic is CRIPS mission, we will plan election 1945-46 and cabinet mission plan। तो पाकिस्तान स्टडी के जो है क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो थ्योरी के क्लासेस हैं, आज हम काफ़ी टॉपिक्स जो हैं एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए अपना क्लास जो है वो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन 1942 में एक फेल्ड हो गया था ये मिशन, और ये इस मिशन का मकसद क्या था, सिर्फ इसका ओवरव्यू दे दूँ, उसके बाद फिर हम की पॉइंट्स की जानिब आते हैं। वर्ल्ड वार टू जो है वो स्टार्ट होती है 1939 से लेकर 1945 तक चलती है। इसके अंदर जो है एक अलाइज पावर होते हैं और दूसरे जो हैं एक्सिस पावर होते हैं। और अलाइज पावर के अंदर चाइना है, यूके है, यूएसए है, सोवियत यूनियन एंड फ्रांस है। तो हमारे काम का यहाँ पे सिर्फ यूके है, क्योंकि ये पाकिस्तान स्टडी से कनेक्ट है, क्योंकि इंडिया के अंदर यूके की गवर्नमेंट होती है, ब्रिटेन की। एंड एक्सिस में जो है वो पावर्स में जर्मनी है, इटली है एंड जापान है। और जापान ने इन दिनों वर्ल्ड वार टू के अंदर काफ़ी हावी था, और एशिया के पास जितने भी, इंडिया के पास जितने भी ब्रिटेन के जो कॉलोनीज़ थी, उनके ऊपर बारी बारी कब्ज़ा करता जा रहा था। और उसके अलावा अब बारी थी ब्रिटेन से ये इंडिया भी लेने की। तो ब्रिटेन काफ़ी खौफ था इससे कि जापान जो है वो हमसे इंडिया भी ना छीन ले। तो इस वजह से एक क्रिप्स को भेजा गया कि एक जाएं और इंडिया में जो बगावतें चल रही हैं या जो लोग हैं वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, उनको अपने साथ मिलाया जाए ताकि वो जापान के साथ मिलके हमसे आज़ादी ना ले लें। तो ये सारा प्लान था इसका। तो अब ये था इसका ओवरव्यू। अब हम इसके की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि द क्रिप्स मिशन वाज फेल्ड attempt in late March 1942 by British government to secure full Indian cooperation and support for their efforts in World War II। तो वर्ल्ड वार टू चल रही थी। तो 1942 में जो है क्रिप्स मिशन को भेजा गया, जो कि फेल्ड हो गया था। क्यों भेजा गया? क्योंकि इंडियंस की सपोर्ट चाहिए थी वर्ल्ड वार टू में, क्योंकि इंडिया के करीब जितने भी कंट्रीज़ थे, वो कॉलोनीज़ थे यूके की या दूसरे कंट्रीज़ की, वो जापान ने छीन ली थी। तो इस वजह से ब्रिटेन को काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना था। और वर्ल्ड वार टू जो है ये भी याद रख लें कि 1939 से लेकर 1945 तक हुई, और पहली 1914 से लेकर 1918 तक चली थी वर्ल्ड वार वन। एंड इसके अंदर अलाइज पावर और जो है एक्सिस पावर, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। एंड द ब्रिटिश वर अलार्म्ड एट द सक्सेसिव विक्ट्रीज ऑफ जापान ड्यूरिंग 1940s। तो 1940 वाले जो ईयर्स हैं, इनमें जो है जापान की विक्ट्रीज से जो है ना ब्रिटिश काफ़ी खौफ था। तो लॉर्ड क्रिप्स वाज सेंट टू इंडिया टू डिस्कस विद द इंडियन लीडर्स। तो इंडियन लीडर्स के साथ डिस्कस करने के लिए लॉर्ड क्रिप्स को भेजा गया कि इनको अपनी सपोर्ट मिले। एंड ही अराइव्ड इन इंडिया 1942। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ऑफर्ड डोमिनियन स्टेट्स सेल्फ रूल, न्यू इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वर्ल्ड वार टू एंड प्रोविंसेस वुड बी अलाउड टू क्वाइट अप इंडियन यूनियन। अच्छा, सर स्टेफर्ड जो क्रिप्स हैं वो हर चीज़ ऑफर कर रहे थे कि अपनी अलग इलेक्शन, उसके अलावा न्यू इलेक्शन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, सेल्फ रूल, हर चीज़ ऑफर कर रहे थे। लेकिन वो एक शर्त कह रहे थे कि वर्ल्ड वार टू ख़त्म होने के बाद। और वर्ल्ड वार टू ख़त्म होने के बाद क्या गारंटी थी कि ब्रिटेन जो है वो सारी बातें मानेगा? ब्रिटेन तो सिर्फ अपनी बातें मनवा रहा था ताकि इंडियंस हमारे साथ रहें और जापान के किसी अटैक का जो है हमारे साथ मिल के मुकाबला करें। तो आगे चलते हैं। क्रिप्स वर्कड टू कीप इंडिया लॉयल टू ब्रिटिश। तो क्रिप्स जो है वो वर्क कर रहा था कि इंडिया जो है वो लॉयल हो ब्रिटिश से, यानी वफादार हो। एफर्ट इन एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस ऑफ इलेक्शंस एंड फुल सेल्फ गवर्नमेंट डोमिनेंट स्टेट वंस द वार वाज ओवर। तो देखें, बार बार वही बात हो रही है कि वार एंड होने के बाद जो है आपको सारी सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगी, इलेक्शन एक नया होगा, तो सारी चीज़ें प्रॉमिस कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद इन अप्रैल 1942 लॉर्ड क्रिप्स रिटर्न बैक टू ब्रिटेन आफ्टर द फेल्यूर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन फेल्ड हो गया क्योंकि इंडियन समझ गए थे कि ये हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है और हमें बहकाया जा रहा है। एंड द मुस्लिम लीग इज़ इन ऑर्डर टू पुट मोर प्रेशर टू द ऑन गवर्नमेंट लॉन्च क्वाइट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है एक मूवमेंट चलाई गई जिसका नाम था क्वाइट इंडिया मूवमेंट।
कांग्रेस मूव टुवर्ड्स क्वाइट इंडिया मूवमेंट, और कांग्रेस जो है वो क्वाइट इंडिया मूवमेंट की तरफ बढ़ी, और क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है वो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट की गई। और जो है ये डेट याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कायदे आज़म कंसिडर्ड क्वाइट इंडिया मूवमेंट एज एंटी मुस्लिम एक्शन ऑफ द कांग्रेस। तो कांग्रेस की जो है ये एंटी मुस्लिम जो है मूवमेंट जो है तस्वर की गई कायद आज़म की जानिब से। तो लॉर्ड वेविल जो है रूल्ड करते हैं 1947 से लेकर 1944 से लेकर 1947 तक जो है रूल करते हैं लॉर्ड वेविल। एंड द मुस्लिम इन रिप्लाई ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट डिमांडेड डिवाइड ऑफ इंडिया एंड गो। तो मुसलमानों ने जो है ना डिवाइड एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी, यानी क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है वो कांग्रेस ने स्टार्ट की, जो कि 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट की। तो मुसलमानों ने उनसे एक दूसरी उसके मुताबिक जो है स्टार्ट की मूवमेंट, उसका नाम था डिवाइड एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो जब भी जो है ब्रिटेन इंडिया में आता थे तो कोई ना कोई जो है डेडलॉक हो जाता था मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस का। जब भी कोई कानून साजी की बात हो या उसके अलावा कोई और जो है डायलॉग हो, तो उनमें उस दौरान जो है मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के दरमियान हमेशा डेडलॉक होता। तो उस डेडलॉक को ख़त्म करने की काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन आखिर पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हो गए, लेकिन ये डेडलॉक ना ख़त्म होने वाला जो है एक सीक्वेंस एंड सीरीज चल रही थी कि हमेशा जब भी कोई जो है इवेंट होता था तो इन दोनों के आपस में डेडलॉक हो जाता था। तो गांधी जिना टाक्स हुए थे 1944 में यही डेडलॉक ब्रेक करने के लिए। तो चलिए इसके भी कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। गांधी जिना टाक्स वर हेल्ड इन 1944 आफ्टर हिज रिलीज। गांधी प्रपोज टाक्स विद जिना ऑन हिज टू नेशन थ्योरी एंड नेगोशिएटिंग ऑन द इशू ऑफ पार्टीशन। तो गांधी जो है उन्होंने टास्क शुरू किए टू नेशन थ्योरी के ऊपर और जो है पार्टीशन के ऊपर। द CR फार्मूला एक्टेड एज बेसिस फॉर द नेगोशिएशन। गांधी एंड जिन्ना मेट इन सितंबर 1944 टू ईज द डेडलॉक। तो CR फार्मूला जो है CR यानी कि चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने जो है ये फार्मूला दिया था, तो इस वजह से CR फार्मूला कहलाता है, जो कि 1944 सितंबर में जो है हुआ था। और डेडलॉक ख़त्म करने के लिए जो कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ की जो पार्टीज़ थी, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान, एंड गांधी ने ऑफर किया था CR फार्मूला। अच्छा, CR फार्मूला है क्या? CR फार्मूला वाज proposal formulated by Chakravarti Raja Gopalachari to solve the political deadlock between All India Muslim League and Indian National Congress on the independence ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया जब आज़ाद हो जाए तो उसके ऊपर जो है डेडलॉक ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस का था उसके लिए CR फार्मूला लाया गया। द लीग्स पोजीशन वाज दैट मुस्लिम एंड हिंदूज ऑफ पार्टीशन वर ऑफ टू सेपरेट नेशंस, हेंस मुस्लिम हैड द राइट टू देयर ओन नेशन। अच्छा, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो पोजीशन थी वो ये थी कि मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप को तस्वर करती थी कि हम एक यूनाइटेड इंडिया की जो है आवाज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं और पूरे इंडिया की आवाज़ हैं, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ थी। तो मुसलमानों की तो क्लियर कट पोजीशन थी कि हमें अलग सेपरेट स्टेट चाहिए और अलग हम नेशन हैं। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिजेक्टेड CR फार्मूला। तो कायद-ए-आज़म ने जो है फिर ये रिजेक्ट कर दिया ये फार्मूला भी, जो कि एक फार्मूला लाया गया राजा गोपालाचारी की तरफ से। अच्छा, उसके बाद एक और कोशिश की गई इस पॉलिटिकल डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए। देसाई लियाकत पैक्ट हुआ, जो कि 1945 में साइन हुआ, लेकिन वो कंक्लूडेड 1946 में होता है। और लियाकत देसाई पैक्ट जो है कंक्लूडेड बिटवीन भोला भाई देसाई ऑफ कांग्रेस एंड लियाकत अली खान ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का जो लियाकत अली खान थे उसकी तरफ कांग्रेस की तरफ से थे भोला भाई देसाई। तो इनकी तरफ से एक जो है पैक्ट साइन किया गया, जो कि दोनों ने किसी को और को नहीं बताया। इन्होंने जो है पहले सीक्रेटली आपस में बातें डिस्कस की, एंड आगे क्या चीज़ें डिस्कस की उनको हम जो है देखते हैं। बोथ ऑफ देम केम अप with the draft proposal for the formation of an interim government at the center consisting of। अच्छा, दोनों ने जो है राज़ी हुए प्रपोजल के ऊपर एक इंटरम गवर्नमेंट बनाने पे, और लेकिन वो क्या होगी, कैसे होगी। एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेटर।
तो इक्वल नंबर जो है दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे सेंट्रल लेजिस्लेटर के अंदर, एंड 20% ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर मिनॉरिटीज़, और मिनॉरिटीज़ के लिए 20% सीट्स जो हैं वो रिजर्व की जाएंगी। द कमांडर इन चीफ द गवर्नमेंट वुड फंक्शनल विद इन फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट है उसके तहत जो है गवर्नमेंट वर्क करेगी। दिस एक्ट वाज आल्सो रिजेक्टेड बाय बोथ पार्टीज, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, तो लियाकत और डिसाइप एक्ट की एक और डिसएडवांटेज या समझ लें कि इसकी एक जो है गलत बात ये थी कि भोला भाई जो थे कांग्रेस के, और इस तरफ से लियाकत अली खान थे, ये इन्होंने सीक्रेटली ये मीटिंग्स करके ये तय की बातें, जबकि इन्होंने अपनी अपनी पार्टी को जो है अपने एतमाद में नहीं लिया। तो इस वजह से भोला भाई देसाई की भी जो है जो पोजीशन थी वो काफ़ी उसके ऊपर तनकीद हुई कि उन्होंने कांग्रेस को बिना अपने एतमाद में लिए ये सारी चीज़ें तय की लियाकत अली खान से। इसी तरह लियाकत अली खान का भी इमेज काफ़ी ख़राब हुआ कि उन्होंने भी जो है बिना पार्टी को अपने एतमाद में लिए ये बातें इनके साथ डिस्कस की, लेकिन ये भी जो है रिजेक्ट हो गई दोनों पार्टीज़ की जानिब से। तो नेक्स्ट आते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस एंड वेविल प्लान। अच्छा, वेविल प्लान एक था 1945 का, शिमला कॉन्फ्रेंस में हुआ, और इसका मकसद ये था कि इंडिया को दोबारा यूनाइट किया जाए, यानी कि इंडिया को टुकड़ों से होनों से बचाया जाए। देन उसकी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। लॉर्ड वेविल वाज वायसराय ऑफ इंडिया इन 1945, 1945 में जो है लॉर्ड वायसराय जो थे, लॉर्ड वेविल जो थे वो वायसराय थे। एंड एक बात याद रखें, 1905 यानी कि 1900 से लेकर 1947 तक पाकिस्तान आज़ाद, और इंडिया और आज़ाद के होने तक जितने भी वायसरायज आते हैं ना, उन सब के जो है ड्यूरेशन याद रखने के, कहाँ से कहाँ तक इनकी गवर्नमेंट रही है, और उनके गवर्नमेंट के दौरान जो मेन इवेंट्स या इंसिडेंट्स हुए हैं वो सारे याद रखने हैं। उनकी टाइम टू टाइम वो एमसीक्यूज आते रहते हैं डिफरेंट टेस्ट में, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लॉर्ड वेविल का जिक्र किया और उसका दौर भी लिखा था। एंड लॉर्ड वेविल इन्वाइटेड conference of 21 Indian political leaders at the summer capital British India to discuss the provision of Wavell Plan। तो 21 पॉलिटिकल लीडर्स को जो है वो इनवाइट किया गया कि वो आएँ और वेवल प्लान को डिस्कस करें। एंड वेवल प्लान वाज मेड पब्लिक इन 1945 के अंदर जो है वो पब्लिक किया गया वेवल प्लान। एंड वेवल प्लान वाज कंस्टिट्यूटेड to resolve the political deadlock of existing India, but abandoned the proposal due to the disagreement between leaders of Muslim and Congress, and finally the proposals were dissolved at Shimla conference। तो वेविल प्लान भी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि पॉलिटिकल डेडलॉक को जो है ना वो ख़त्म किया जाए। देखें कि 1927 से जब से साइमन कमीशन इंडिया में आया था कि 10 साल बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला जो था, या लॉर्ड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट था, उसको जो है रिव्यू करने के लिए जब से साइमन कमीशन आया था, तब से मुस्लिम्स एंड जो है हिंदूज़ के दरमियान एक डेडलॉक चल रहा था इनकी पार्टीज़ के दरमियान, और ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा डेडलॉक चल रहा था इनका, क्योंकि मुस्लिम्स अपनी बातें मनवाते थे, बोलते थे कि हमारी बातें मानी जाएं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले कहते थे हमारी बातें जाएं। तो ये अभी तक ये बातें चल रही हैं। 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस हो रही है और वेविल प्लान उसमें डिस्कस किया जाना है। यही पॉलिटिकल डेडलॉक के दोनों के दरमियान कोई सुलह हो जाए या किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं। तो चलें आगे चलते हैं। Due to disagreement between the leaders of Muslim League and Congress, finally proposals were dissolved at Shimla Conference। तो शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिस्कस किया गया। The Shimla Conference of 1945 was meeting between the Viceroy of Lord Wavell and the major political leaders of British India at Viceroyal Lodge in Shimla। अच्छा, इसमें जो है शिमला में जो है ये कॉन्फ्रेंस रखी गई, जो कि वायसराय इंडिया के थे वेविल, लॉर्ड वेविल, उसके दरमियान, और पॉलिटिकल लीडर थे जो थे ब्रिटिश इंडिया के, उनके दरमियान शिमला में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। कन्वेन टू एग्री ऑन एंड अप्रूव द वेविल प्लान फॉर इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट। तो इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर जो है एग्री हुए। और एंड अकॉर्डिंग टू वेविल प्लान द काउंसिल शुड बी 14 सीट्स। तो इस वेविल प्लान के तहत 14 सीटें जो हैं काउंसिल में रखी गई। एंड आउट ऑफ 14, 14 में से 5 फिक्स्ड फॉर मुस्लिम, 5 जो है वो मुसलमानों को दी जाएंगे। ऑल दी मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल शैल बी इंडियंस। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इंडियंस रखे जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल एट द सेंटर इन विच ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट वायसराय एंड कमांडर इन चीफ वुड बी इंडियन। अच्छा, इसमें यह तय किया गया कि
जितनी भी टॉप पोजीशंस है वो सारे इंडियंस की होंगी सिवाय दो के, एक कमांडर इन चीफ और दूसरा जो है जो है वायसराय। ये दो पोजीशन सिर्फ ब्रिटेन ने अपने पास रखी, बाकी सारी जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनकी, वो सारे इंडियंस के सुपुर्द कर दी गई कि उनके सारे मेंबर्स जो हैं वो इंडियन होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया गया ताकि इंडिया को दोबारा यूनाइट किया जाए, यानी कि जो जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स आपस में लड़के और एक स्टेट अलग अलग मांग रहे थे दोनों, तो उनको टूटने से बचाया जाए, इस वजह से जो है वेविल प्लान लाया गया। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल एट सेंटर। अच्छा, ये पॉइंट डिस्कस कर लिया हमने। ऑल पोर्टफोलियोज एक्सेप्ट डिफेंस वर टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन मेंबर्स। तो इंडियन मेंबर्स के अंडर सारे जो है पोर्टफोलियोज आएंगे एक्सेप्ट डिफेंस। तो डिफेंस सिर्फ उन्होंने पोर्टफोलियो जो है वो अपने अंडर रखा ब्रिटेन ने। तो नेक्स्ट जो है चलते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड ऑन 25 जून 1945। तो 25 जून 1945 को जो है ये कॉन्फ्रेंस कॉल की गई। वेबल प्लान इन इन्वर्सेज यूनाइटेड इंडिया। तो इसके अंदर यूनाइटेड इंडिया की बात हुई, तो ये प्लान लाया ही गया कि इंडिया को तोड़ने से बचाया जाए। एंड वेबल प्लान आल्सो फेल टू ब्रेक पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। तो ये प्लान भी आखिर फेल हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो है डेडलॉक ख़त्म करने में। अच्छा, इस दौरान फिर 1945 और 1946 के इलेक्शन आ जाते हैं, और 1945 और 46 के इलेक्शंस के कुछ नतायज आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत अहम है। एंड 1945-1946 इलेक्शन द मुस्लिम लीग वन 87%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल लेजिस्लेटर के अंदर जो है वो 87% मुस्लिम्स जो है ना इलेक्शन वोट्स जो है हासिल किए। एंड और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के अंदर मुस्लिम लीग ने जो है 95% जो है वो वोट हासिल किए। इससे ये मालूम होता है कि मुस्लिम लीग असल जो है वो नुमाइंदा है मुस्लिम्स की। तो ये एक मैसेज गया जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहती थी कि मैं जो है हम जो हैं वो पूरे यूनाइटेड इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि हिंदूज़ के भी हैं और मुस्लिम्स के भी हैं। लेकिन मुस्लिम लीग ने जीत के ये दिखाया कि हम असल जो है मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा, टोटल 492 मुस्लिम्स के लिए जो है ना रिजर्व की गई सीट्स, जिसमें से 429 सीट्स जो है ना वो मुस्लिम लीग ने जीती। एंड मुस्लिम लीग वन मुस्लिम मैक्सिमम रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम इन बंगाल। बंगाल के अंदर, सिंध के अंदर एंड पंजाब के अंदर जो है मुस्लिम लीग ने ज़्यादा सीट्स की थी। एंड कांग्रेस फॉर्म्ड 9 मिनिस्ट्रीज। तो कांग्रेस ने जो है इस इलेक्शन के बाद 9 मिनिस्ट्रियाँ बनाई। अच्छा, ये जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 1945 और 1946 में, इस इलेक्शन के बाद खुशी में एक विक्ट्री डे मनाया गया। और विक्ट्री डे कब मनाया गया? 11 जनवरी 1946। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी जगहों पे एमसीक्यूज़ में आता रहता है, तो इसको याद रखना है कि विक्ट्री डे कब मनाया गया? 11 जनवरी और 1946 में। एंड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हेल्ड ऑन December 1945 एंड लीग वन ऑल 30 मुस्लिम सीट्स। द विक्ट्री सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री एज ए विक्ट्री डे। तो 11 जनवरी 1946 को जो है ये विक्ट्री डे मनाया गया इसी खुशी में। एंड उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन 16 अगस्त 1946। तो 1946 के अंदर 16 अगस्त पे जो है ये डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की तरफ से जो है जो मुस्लिम्स के जो एरिया हैं वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें काफ़ी हिंदूज़ की अमवात भी हुई और उसके अलावा काफ़ी जो है नुकसान भी उठाया हिंदूज़ ने, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे में ये हुआ कि मुसलमानों ने इकट्ठे होकर ये मैसेज दिया कि हम अलग कंट्री चाहते हैं और हम अलग जो है सेपरेट होना चाहते हैं। तो इन्होंने तशद्दुद भी किया और उसके अलावा काफ़ी जो है पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए, जिसमें काफ़ी हिंदूस जो है अपनी जानों से धो बैठे हाथ, क्योंकि ये उन एरियाज़ में डे सेलिब्रेट किया गया जिनमें मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, लाइक बंगाल, पंजाब, या उसके अलावा जो है मुख्तलिफ एरिया सिंध। तो इन एरियाज़ में ये सेलिब्रेट डे किया गया। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, इनको याद रखना है। तो चले नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में है ये भी, और ये भी देखिए 3 डेज़ लगातार आते हैं। एक 1946 में ही है 11 जनवरी 1946 विक्ट्री डे, एंड उसके अलावा जो है हमने डिस्कस किया कि जो है डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो अगस्त 1946 के अंदर है, और फिर आता है कैबिनेट मिशन।
तो कैबिनेट मिशन को जो है ना, इसको देखते हैं। न्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड अनाउंस्ड इन 1946। तो 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन जो है वो जो है हेड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के। द मिशन कंसिस्ट ऑफ लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर। तो इन 3 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल था ये। एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैबिनेट मिशन इज़ टू इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इंटरिम गवर्नमेंट। तो इसका मकसद क्या था कि इंडिया के अंदर एक असेंबली बनाई जाए और इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए। और उसके बाद आते हैं कांग्रेस डिमांडेड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो कांग्रेस ने जो है डिमांड की कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए। द मुस्लिम लीग डिमांडेड 6 प्रोविंसेस टू बी कंस्टिट्यूटेड इनटू सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग ने जो है वो डिमांड की कि 6 प्रोविंस को जो है ना वो पाकिस्तान के साथ मिला के एक अलग से पाकिस्तान बनाना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन वाज अनाउंस्ड ऑन 16 मई 1946। तो 1946 16 मई को जो है कैबिनेट मिशन प्लान जो है अनाउंस किया गया। अकॉर्डिंग टू कैबिनेट प्लान देयर शुड बी 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के 3 ग्रुप्स बनाए गए इसके इस कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत। ग्रुप ए के अंदर जो है ना 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना याद रखना है कि ग्रुप ए के अंदर जो है 6 हिंदू उसके मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। और ग्रुप बी में जो है वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड NWP। तो ये 4 प्रोविंसेस जो है वो ग्रुप बी में थे। एंड ग्रुप सी जो है वो कंसिस्ट करता था असम एंड बंगाल। तो अकॉर्डिंग टू प्लान देयर शुड बी अ यूनियन ऑफ इंडिया एम्ब्रेसिंग बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट्स। तो ये भी एक प्लान लाया गया कि इंडिया को यूनियन किया जाए, यूनाइट किया जाए। एंड ऑल रेजिडुअल पावर शैल बी वेस्ट इन प्रोविंसेस। तो सारे जितने भी पावर्स है वो प्रोविंसेस को दिए जाएं। तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये था मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर हमने जो है काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, उसके साथ साथ जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो भी डिस्कस किए। इनके अंदर जो की पॉइंट्स लिखे गए हैं आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर कोई भी चीज़ स्किप करने की नहीं है, ये सारी मेमोराइज करने की है। ये जितना हो सका है मैंने शॉर्ट किया है। ये 5 पेपर्स से जो है सवाल लिए गए हैं, जो कि आपको 1 लाइन की में नज़र आ रहे हैं। इसको मैंने बैकग्राउंड के साथ, आपको स्टोरी के साथ चीज़ें बताई हैं, और साथ ही साथ उसके साथ की पॉइंट्स भी आपको बताता गया हूँ कि किस तरह एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।